सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चा आज हम जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हैं। ये क्वेश्चंस 12th की जो क्वेश्चन बुकलेट एमपी बोर्ड के द्वारा जो डाली गई है, साथ में एनसीईआरटी और सीबीएसई के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, क्योंकि कारण बताओ क्वेश्चंस में पूछे भी जाते हैं। तो सीबीएसई के साथ में 12th जो बोर्ड है उसके क्वेश्चंस ये है हमारे पास में, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से सॉल्व करें। सबसे पहला क्वेश्चन, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी विशेषता लिखिए। तो पहला हम देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस समविभव पृष्ठ और इसकी विशेषता है। तो समविभव पृष्ठ किसको कहते हैं कि ऐसा पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ किसको कहेंगे कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा, समविभव पृष्ठ कहलाता है। यानी कहने का मतलब सरफेस ओवर व्हिच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द सेम एवरीवेयर। सभी बिंदुओं पर, सभी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। उस पोटेंशियल यदि सेम है तो उस सरफेस को हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। अब एग्जांपल के लिए मान लो पॉजिटिव चार्ज है कि एक सरफेस यहाँ पे बना रखा हमने, ये इस सरफेस पर पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि इस चार्ज की इस सरफेस से डिस्टेंस सेम है। इस सरफेस पर पोटेंशियल सेम होगा और इस सरफेस पर भी पोटेंशियल सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस होती है वो इस सरफेस की सेम होती है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको कहेंगे? ऐसा सरफेस, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान सेम रहेगा। एवरीवेयर पोटेंशियल इज द सेम, या ऑल पॉइंट द पोटेंशियल इज द सेम सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है। अब इसकी विशेषताएं अपन देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो सबसे पहली विशेषता ये होती है कि जो सरफेस होता है उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान सेम होता है, समान होता है। यानी एवरीवेयर द पोटेंशियल इज द सेम। सेकंड हमारे पास में है समविभव पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र रेखा लंबवत काटती है। देखो ये पॉजिटिव चार्ज दिया अपन ने, तो ये जो सरफेस से लाइन निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हमेशा सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होती है। यानी विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ को हमेशा लंबवत इंटरसेक्ट करती, परपेंडिकुलर उसको इंटरसेक्ट करती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इस सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इस सरफेस से ऐसे ऊपर की ओर निकलती है, परपेंडिकुलर होती है। यानी विद्युत बल रेखा हमेशा पृष्ठ के लंबवत निकलती है और केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। सेंटर से ऐसा लग रहा है कि सेंटर से आती हुई इमेजिंग होती है। तो पहला पॉइंट ये लिखना कि विद्युत बल रेखा हमेशा पृष्ठ के लंबवत निकलती है, सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है। थर्ड हमने लिखा है कि यदि किसी आवेश को समविभव पृष्ठ किसी अन्य विभव पृष्ठ ले जाते तो कुछ कार्य करना पड़ता है। मान लो किसी आवेश को, ये एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर यदि आवेश को चलाएंगे तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि इस पृष्ठ से इस पृष्ठ पर हम आवेश को ले जाएंगे तो अपने को कार्य करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यदि एक ही पृष्ठ यदि है तो उस पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है, और विभव का मान यदि समान है तो उस पर अपने को कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। और यदि विभव अलग अलग होता है तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पे अपने बता रखा है कि नो वर्क इज डन मूविंग ए टेस्टिंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब एक ही पृष्ठ पर यदि आवेश को हम चलाते हैं या ले जाते हैं तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज का फार्मूला हमने पढ़ा था VB माइनस VA इक्वल टू डेल्टा AB अपन डेल्टा Q नॉट। अब VA और VB दोनों इक्वल है, दोनों पोटेंशियल क्या है, सेम है। यदि ये सेम होगा तो क्या होगा, यहाँ ये सेम यदि है तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, WAB इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी A से B तक यदि ले जाएंगे किसी चार्ज को तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस उसका सेम है। क्योंकि एक ही सरफेस पर पोटेंशियल सेम होता है तो कोई कार्य नहीं करना पड़ता, कोई वर्क डन नहीं होगा। बट यदि एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर ले जाएंगे चार्ज को, यहाँ से यहाँ ले गए या इस सरफेस से इस सरफेस पे चार्ज को ले जाएंगे तो वर्क डन होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो उसका फार्मूला होगा VA माइनस VB या VB माइनस V इक्वल टू WAB बाय Q नॉट के इक्वल होता है। तो ये चीज अपने को ध्यान रखना है।
और यहाँ पर हमने बता रखा कि जो थीटा होगा 90 डिग्री होगा, यानी जो विद्युत बल रेखाएं निकलती है सरफेस से वो परपेंडिकुलर होती है। क्यों? क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ रखा है वर्क का कि ए डॉट डी एल इंटेंसिटी इंटू डी एल, तो ई डी एल साइन थीटा, ई डी एल डार्क होता है तो कॉस थीटा लगेगा। तो ये हमारे पास डब्ल्यू का फार्मूला होता है, हमने पहले पढ़ा था एफ डॉट डी या एफ डी कॉस थीटा। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि एफ और डी है ना, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, मतलब उसको ले जाने में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो। तो डब्ल्यू ए बी इक्वल टू एफ डॉट डी या एफ एस कॉस थीटा के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं, वर्क का फार्मूला होता है। अब इसमें जो कार्य होता है, यदि हमारे पास में कार्य यदि जीरो होगा एक ही सरफेस पे, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? जीरो, क्योंकि ये जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो नहीं हो सकता, तो डब्ल्यू इक्वल टू जीरो होगा, कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। और जीरो डिग्री किस में होता है? कॉस जीरो का मान 90 डिग्री। यानी विद्युत बल रेखा यानी फील्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। यानी विद्युत बल रेखा पृष्ठ के लंबवत 90 डिग्री से निकलती है। इसका मतलब ये होता है, और इसका मतलब ये होता है कि कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। एक ही पृष्ठ पर यदि आवेश को चला रहे हो, ले जा रहे हो, मूविंग करवा रहे हो वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो कोई वर्क डन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वर्क डन हमेशा ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो उसमें कोई वर्क डन नहीं होगा। तो एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे ले जाने में कोई वर्क डन नहीं होता, लेकिन यदि एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे जाएंगे तो वर्क डन होगा। यानी सीधी बात है कि एक ही पृष्ठ पर यदि आवेश को चलाते हैं तो कोई कार्य नहीं होगा, लेकिन यदि एक सरफेस से या एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर चार्ज को ले जाएंगे तो कार्य होगा। तीसरा हमने लिखा, ये वही पॉइंट है, दो समीपव कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ये जो इंटरसेक्ट नहीं करते, ये सरफेस और ये सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। दो समीपव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे? यदि कटते तो दोनों के कटान में विभव के दो मान होंगे, जो कि संभव नहीं है। यदि मान लो काट लेते हैं, मान लो ये सरफेस और ये ऐसा एक सरफेस दूसरा चला है, तो यहाँ पे पोटेंशियल के दो मान हो जाएंगे, एक इधर एक इधर, दो मान, जो कि संभव नहीं होगा। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। प्रत्येक चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। जितने भी कंडक्टर्स होते हैं उनका सरफेस हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस ही होगा। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी अपने को ध्यान रखना। पहला क्या है? सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान, ऑल पॉइंट पे पोटेंशियल इज सेम। सेकंड कि यदि एक ही सरफेस पर चार्ज को हम ले जाएंगे, मूव करवाएंगे, तो देयर इज नो वर्क डन, कोई कार्य नहीं होगा। बट एक सरफेस से यदि दूसरे सरफेस पे यदि चार्ज को ले जाएंगे तो कार्य होगा, वर्क होगा। चार्ज को एक सरफेस से दूसरे सरफेस को ट्रांसफर करने में ले जाने में कार्य करना पड़ेगा। यदि एक ही सरफेस पे चला रहे कोई कार्य नहीं होगा। फिर हमने लिखा है दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। दे आर नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर टू सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। यदि करते हैं तो कटान बिंदु पर दो विभव के मान संभव होंगे, जो कि असंभव होगा। फिर जितने भी कंडक्टर होते हैं उन सभी कंडक्टर का, सभी चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अपने को ध्यान रखना है कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। सूखे बालों में कंघी करने पर घर्षण, क्वेश्चन ये था कि सूखे बालों में यदि सूखे बालों में कंघा घुमाने पर तो कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है। तो पहले वाला क्वेश्चन तो क्या समविभव वाला, दूसरा सूखे बालों वाला है। तो सूखे बालों में यदि हम कंघी करते हैं तो क्या होगा? सूखे बालों में कंघी करने पर घर्षण विद्युत के कारण कंघी आवेशित हो जाती है। जब अपन कॉम्ब से अपन बालों में कंघी करते हैं तो क्या होता है कि फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है। उस फ्रिक्शन के कारण से क्या होता है, वो कंघी क्या होती है, चार्ज हो जाती है। सामान्यतः कागज के टुकड़े ऐसे रखे हैं, मान लो है ना, ये कागज के टुकड़े हैं, तो ये एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे, है ना। बिना यदि अपन कंघी सिर में यदि बाल में बिना कंघी किए कंघी के लिए ऐसे टच करवाएंगे तो वो आकर्षित नहीं करेंगे। लेकिन उसी कंघी को हम सूखे बाल में यदि करवा के कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो ये कागज के टुकड़े इस कंघी पर चिपक जाते हैं। क्या कारण है? तो उसका यही कारण है कि जब आप कंघी को सिर में बाल करते हो तो चार्ज, कंघी में चार्ज प्रोड्यूस हो जाता, तो उस चार्ज कारण से आवेश उत्पन्न हो जाता। उस आवेश के कारण से
ये कागज के हल्के टुकड़ों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करने लगता है। तो उसका कारण वही लिखना है कि जब सूखे बालों में कंघी करते तो घर्षण के कारण से, फ्रिक्शन के कारण से चार्ज हो जाएगा, और चार्ज होने के कारण से छोटे छोटे कागज के जो टुकड़े होंगे, पीस होंगे, उसको क्या करेगा, वो अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है। फिर एक ये क्वेश्चन ये भी हमारे पास कि साधारण रबर विद्युत रोधी होते हैं, परंतु वायुयान के विशेष रबर के पहिए हल्के बनाए जाते हैं। जो हम वायुयान के जो टायर होते हैं वो कंडक्टर होते हैं, चालक बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों है? तो उसका कारण ये है हमारे पास में कि वायुयान जब भूमि पर उतरता है, मान लो लैंडिंग करता है, तब टायर और भूमि के बीच घर्षण होने के कारण जब टायर और भूमि जब वो टकराएगी सरफेस से जब फ्रिक्शन होगा, जब वो लैंडिंग करेगा तब क्या होगा, टायर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, उसमें चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है टायर में। तो जब भी एरोप्लेन या वायुयान जब लैंडिंग करता है, तो जब लैंडिंग करता है तो टायर सरफेस से, अर्थ सरफेस से टकराते हैं, उस टक्कर रगड़ के कारण से उसमें फ्रिक्शन उत्पन्न हो जाएगा, फ्रिक्शन के कारण से उसमें चार्ज उत्पन्न हो जाता है, धनावेशी चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। और यदि वो मान लो कि यदि चालक नहीं है, कंडक्टर नहीं है, तो क्या होगा, चार्ज उस टायर में रह जाएंगे, टायर विस्फोट हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उसके जो टायर होते हैं वो कंडक्टर बनाए जाते हैं, मतलब चालक बनाए जाते हैं, ताकि वो चार्ज जो है अर्थ के अंदर चले जाए। कंडक्टर का मतलब जिसमें चार्ज एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर हो जाता है, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में। तो वायुयान जब लैंडिंग करता है तो उसके जो टायर होते हैं अर्थ सरफेस से रगड़ाते हैं, रब करते हैं, जिसके कारण से उसमें घर्षण उत्पन्न होता है, फ्रिक्शन होता है। उस फ्रिक्शन के कारण से उसमें चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। तो चार्ज उत्पन्न करने फ्रिक्शन से चार्ज उत्पन्न होता है, ध्यान रखना। उस फ्रिक्शन के कारण से चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। वो चार्ज उत्पन्न होने के कारण से यदि वो चालक होगा, कंडक्टर होगा, तो चालक जो होता है, टायर यदि कंडक्टर होता है, तो क्या होता है, वो चार्ज किसमें कर देता है ट्रांसफर, अर्थ में, पृथ्वी के अंदर वो चार्ज चले जाते हैं। और यदि वो कंडक्टर नहीं है तो चार्ज उसी के अंदर रह जाएगा, वो चार्ज उसी के अंदर रह जाएगा तो गर्म हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। इसलिए जितने वायुयान होते हैं उसके जो टायर होते हैं वो क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। कुछ कंडक्टर, पूरी तरह से कंडक्टर नहीं होते, कुछ मात्रा में वो कंडक्टर रबर के बनाए जाते हैं। तो उसका कारण यही लिखना। फिर एक कारण इसमें ये पूछा गया कि विस्फोट पदार्थ ले जाने वाले ट्रक से जंजीर बंधी रहती है जो कि पृथ्वी को स्पर्श करती रहती है, क्यों? आपने देखा होगा जो ट्रक होते हैं, ट्रक के आगे जो जंजीरें, चेनें लटकी रहती है आगे की, ऐसा क्यों करते हैं? तो उसका कारण बता रखा है, ट्रक गति के दौरान पृथ्वी से चुंबकीय क्षेत्र उद्योतक घटक को बल रेखाओं को काटता है, क्योंकि पृथ्वी जो होती है वो उसके जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको क्या करती है, टायर जब वो चलता है तो उसके चुंबकीय क्षेत्र को काटता है, जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, कहने मतलब उसमें चार्ज उत्पन्न हो जाता है। और वैसे भी क्या होता है, टायर में कुछ चालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं, वो चार्ज उत्पन्न हो जाएगा जब पृथ्वी से रगड़ाएगा, और रगड़ने के कारण से टायर में चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, वो चार्ज हमारे पास चेन में चले जाएगा, वो चेन से वो अर्थ में चले जाता है, जिससे कि टायर गर्म नहीं होते हैं। ट्रक की गति के दौरान पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र को ऊर्ध्वाधर घटक की बल रेखाओं को काटता है, जिससे उसकी दूरी के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। प्रेरित आवेश का जंजीर के द्वारा पृथ्वी में चले जाता है और विस्फोट पदार्थ सुरक्षित रह जाता है। तो जितने भी ट्रक होते हैं विस्फोटक पदार्थ ले रहे हैं, क्योंकि यदि मान लो कि चार्ज उत्पन्न हो गया और गर्म हो गया तो विस्फोट हो जाएगा। तो ऐसे ट्रक के आगे जंजीरें लगा दी जाती है, तो जो चार्ज उत्पन्न होता है टायर के कारण से, या कह सकते हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को जब ट्रक काटता है, चलता है, तो उसके चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तन होता है। तो अपने को पता है कि जब भी फ्लक्स माने परिवर्तन होगा, प्रेरित धारा या चार्ज उत्पन्न होता है। वो चार्ज जब विस्फोट पदार्थ में चले जाएगा तो वो विस्फोट हो जाएगा, इसलिए वो चार्ज जो उत्पन्न होता है वो उस चेन के माध्यम से पृथ्वी के अंदर चले जाता है, तो विस्फोट होने का कोई खतरा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, इसी के अंतर्गत ये तीनों होगा श्रेणी क्रम में। श्रेणी और समांतर क्रम का मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो इस चैनल पे आप देख ले वीडियो। तीनों के श्रेणी क्रम है, सेलों का, संधारित्रों का और प्रतिरोधों का। एक साथ 6 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन मैं इसमें नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन मैंने चैनल पर डाल दिए, उसमें से आप अवश्य देख लें। लास्ट क्वेश्चन है, किसी चालक की धारिता कैपेसिटी और धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। धारिता क्या होती है हम देखेंगे, कैपेसिटी क्या होती है। तो कैपेसिटी क्या होती है आप जानते हो, कैपेसिटी का मतलब आवेश धारण करने की क्षमता। आप कितना आवेश चार्ज स्टोर कर सकते हो किसी भी कंडक्टर में। तो किसी चालक के द्वारा आवेश धारण करने की जो क्षमता होती है, पावर, कैपेसिटी होती है,
उस आवेश धारण करने की क्षमता को हम धारिता कहते हैं। तो धारिता किसको कहेंगे कि किसी भी चालक में विद्युत आवेश संग्रहण करने की यानी ग्रहण करने की या इकट्ठा करने की, स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी कहते हैं। तो विद्युत धारिता किसको कहेंगे कि किसी चालक के द्वारा आवेश धारण करने की जो क्षमता होती है, उस क्षमता को हम कैपेसिटी कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। यानी कैपेसिटी और इलेक्ट्रिक कैपेसिटी इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ सिस्टम ऑफ स्टोरेज चार्जेस। स्टोर आप कितना चार्ज इसको स्टोर कर सकते हो, ये जो कैपेसिटी होती है उसी को नाम कैपेसिटी, चार्ज स्टोरेज पावर। तो किसी भी चालक के द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता, मतलब उस चालक में, उस कंडक्टर में कितने आवेश आ सकते हैं। मान लो कि गोला है तो उस गोले में कितने चार्ज आ सकते हैं, उसकी कैपेसिटी कितनी है, ये उसकी धारिता कहलाएगी। मैं जैसे जैसे अपन ने पढ़ा था कि यदि हम आवेश देते जाते हैं तो वोल्टेज का मान भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे किसी चालक को हम चार्ज देते जाते हैं तो वोल्टेज बढ़ता जाता है। यानी चार्ज वोल्टेज की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या कह सकते हैं कि Q इक्वल टू कांस्टेंट लगाएंगे CV होता है, और C, इसी को हम कंडक्टर की कैपेसिटी कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। तो C इक्वल टू जाए Q/V। एक डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं कि किसी चालक में जो कंडक्टर में जो आवेश होता है उसकी मात्रा और उसका पोटेंशियल विभव, किसी चालक पर उपस्थित आवेश की मात्रा और उस चालक का जो विभव होता है वोल्टेज, उसका अनुपात, उसका रेशो क्या कहलाता है, कैपेसिटी कहलाता है। तो एक डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर्स V और चार्ज स्टोरेज इन ए कंडक्टर। यानी चार्ज स्टोरेज कंडक्टर और उसका पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों का जो रेशियो होता है, यानी हिंदी में कहे किसी चालक में आवेश की मात्रा और उस चालक का जो वोल्टेज होता है, विभव होता है, उन दोनों का अनुपात विद्युत धारिता कहलाती है। तो जैसे जैसे अपन आवेश की मात्रा बढ़ाते रहते हैं वोल्टेज भी बढ़ता जाता है। यानी वोल्टेज और धारा आवेश क्या होते हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी Q इक्वल टू CV, C कैपेसिटी कहलाएगी, धारिता कहलाएगी। चार्ज और वोल्टेज इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम कैपेसिटी कहते हैं। अब इसका यदि यूनिट देखें हम तो यूनिट क्या आ जाएगा, यूनिट इसका जो होता है फैराड होता है, ध्यान रखना। कैपेसिटी की यूनिट फैराड होती है, या इसको कूलाम पर वोल्ट भी कहते हैं। आवेश का कूलाम, चार्ज का कूलाम और विभव का वोल्ट। कूलाम पर वोल्ट को फैराड कहते हैं, ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना कि एक फैराड किसको कहेंगे, 9 × 10⁻11 स्टेट फैराड। तो इसका ऐसा मात्रा फैराड होता है, ऐसा है फैराड। अभी आ जाए कि धारिता का ऐसा मात्रा कैपेसिटी का फैराड, और CGS स्टेट फैराड, स्टेट फैराड होता है। दोनों बीच रिलेशन यदि पूछते हैं तो एक फैराड इक्वल टू, एक फैराड का मान होता है 9 × 10⁻9 स्टेट फैराड। अब इसमें कभी कभी कैपेसिटी माइक्रो फैराड में आती है, पिको फैराड में आती है, नैनो फैराड में आती है। ये ध्यान रखना कि एक माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6 फैराड, नैनो का मतलब 10⁻9 फैराड, और एक पीको होता है, पीको का मतलब 10⁻12 फैराड। ये पीको फैराड कहलाती है, एक पीको फैराड, एक फैराड पीको फैराड इक्वल टू 10⁻12 फैराड। तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि चेंज करने के लिए आती है, क्योंकि कैपेसिटी जो होती है हमेशा माइक्रो में देते, पीको में देते, नैनो में देते हैं, फैराड में नहीं देते, क्योंकि फैराड बहुत ज्यादा होती है कैपेसिटी। इसलिए इसको चेंज, माइक्रो का मतलब 10⁻6, नैनो का मतलब -9 और पीको का मतलब -12 होता है। इन दोनों के बीच रिलेशन मालूम होना चाहिए कि एक फैराड की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻9 × 10⁻9 स्टेप फैराड होती है। धारिता जो होती है वो अदिश राशि होती है, अदिश राशि, ध्यान रखना, अदिश। और इसका मान हमेशा पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव। कैपेसिटी स्केलर क्वांटिटी और इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि C इक्वल टू होता है Q/V। पृथ्वी का जो विभव होता है वो शून्य होता है। पृथ्वी का वोल्टेज कितना होता है, शून्य होता है। अर्थ का जो होता है पोटेंशियल 0 होता है। अर्थ की जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, कभी आ जाए ऑब्जेक्टिव में तो 0 यानी इन्फिनिटी होती है। चाहे जितनी आवेश धारण कर सकता हो, कितना भी चार्ज अर्थ एक्सेप्ट कर सकता है, उसके अंदर स्टोर हो सकता है। तो पृथ्वी की धारिता 0 होती है, पृथ्वी का वोल्टेज शून्य होता है, विभव शून्य होता है। ये दो चीजें ध्यान रखें। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी दिया कि धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो कारक सामान्यतः अपने पास में K A ε0/2
अपॉन डी, ये फार्मूला होता है। इसकी सहायता से हम धारिता को प्रभावित करने वाले कारक पहले भी पढ़ चुके हैं। सबसे पहला हमारे पास में माध्यम का पराविद्युतांक के, धारिता के पर डिपेंड करेगी। तो पहला कारक हमारे पास जो सी जो होता है धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, अफेक्टिंग द फैक्टर ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तीन कारक यहाँ पर करने वाले कारक। पहला हमारे पास में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, तो C प्रोपोर्शनल के, यानी C का मान, के का मान अधिक तो C का मान भी अधिक होगा। यदि के को इंक्रीज करेंगे तो C भी इंक्रीज होगा। के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, पराविद्युतांक माध्यम, यानी धारिता पराविद्युतांक माध्यम पर निर्भर करती है। यदि पराविद्युतांक माध्यम अधिक होगा तो C का मान भी अधिक होगा, कैपेसिटी भी धारिता में अधिक होगी, और के का मान कम होगा तो C का मान भी कम होगा। तो पहला फैक्टर होगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम। दूसरा हमारे पास एरिया ऑफ प्लेट, ये भी इसके प्रोपोर्शनल होगा। प्लेटों का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अधिक तो कैपेसिटी अधिक, क्षेत्रफल कम तो कैपेसिटी कम। ये मतलब एरिया है, क्षेत्रफल, एरिया ऑफ प्लेट्स। एंड थर्ड डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेटेस, डी, दो प्लेटों के बीच की दूरी, ये दो प्लेटें होती हैं, इनके बीच की डिस्टेंस होती है डी। तो यदि ये डी इंक्रीज होगी तो कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, वो तो फिक्स मान है, उस पर डिपेंड नहीं करेगी। तो ये तीन फैक्टर अपने को ध्यान रखना है। क्या क्या? सी प्रोपोर्शनल के, सी प्रोपोर्शनल ए, और सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d। के डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ए एरिया प्लेट, और डी डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। अब इसमें एक डी वाला जो है ये इनवर्सली होगा, यानी डी की वैल्यू बढ़ाएंगे तो सी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसको इंक्रीज करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा, इसको डिक्रीज करेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा। डी इनवर्सली होता है इसलिए उल्टा लिखना, बाकी सब में सेम लिखना। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।